हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था रदरफोर्ड का मॉडल। आज उसके हम आगे से पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति। तो अगर मैं प्रकाश की प्रकृति की बात करूं तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। मतलब प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है, कण रूप में भी पाया जाता है और प्रकाश तरंग रूप में भी पाया जाता है। तो अगर मैं प्रकाश की प्रकृति को देखूं तो लिखूंगा मैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। और अगर ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति की बात करेंगे तो दो रूप हो जाएंगे। दो रूप, एक तो हो जाएगा कौन सा, कण रूप, और एक हो जाएगा इसका तरंग रूप। तरंग रूप, ठीक है। जो तरंग रूप है वो किस रूप में होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है, ठीक है। तो आज अपन बेसिकली विद्युत चुंबकीय विकिरण को ही पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है विद्युत चुंबकीय विकिरण का। ये डायग्राम अपना विद्युत चुंबकीय विकिरण का। अब प्रश्न ये उठता है कि ये विद्युत चुंबकीय विकिरण आखिर होती क्या है? इसको हम विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलते हैं। देखो क्या होता है, आपने 11th और 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई स्थिर आवेश है तो वो क्या उत्पन्न करता है? अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई गतिशील आवेश है और उसका जो वेग है वो कांस्टेंट है, मतलब उसका वेग परिवर्तित नहीं हो रहा, एक समान वेग से वो गति कर रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आवेशित कोई कण गति कर रहा है और उसका वेग समय के साथ में क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। मतलब हर प्रत्येक क्षण उसका वेग जो है वो क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। मतलब उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण हो रहा है उत्पन्न। तो मैं बोलूंगा अगर कोई त्वरित आवेशित कण है तो वो क्या उत्पन्न करता है? वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत उत्पन्न करता है, ठीक है। मैं बोल सकता हूं कि वो क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। तो अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो मैं परिभाषा लिख सकता हूं। और ये बात किसने बताई थी? ये बताई थी मैक्सवेल ने। तो मैं लिख सकता हूं मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल के अनुसार जब कोई जब कोई आवेश युक्त कण त्वरित गति करता है, त्वरित गति करता है, तो यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वह इसका संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, किस तरीके से। तो उत्पन्न तो किस प्रकार होती है? अगर कोई आवेशित कण है और वो त्वरित आवेशित कण है तो वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें देखो ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आवेशित जो कण होगा वो क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा। और जो यहाँ ब्लू से दिखाया गया है, ये क्या है? ये है चुंबकीय क्षेत्र। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अगर कोई त्वरित आवेशित कण है तो वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। मतलब और दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर जो रेड से दिखाया गया है वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। वो कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। तो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है ना, इस एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से क्या उत्पन्न हो रहा है? ये उत्पन्न हो रहा है विद्युत क्षेत्र। और
ये जो दूसरा वाला प्लेन है, ये वाला, ठीक है? इस प्लेन के अंदर जेड एक्स प्लेन में क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये दोनों, और जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, उसके संचरण की दिशा क्या होती है? इन दोनों के ही लंबवत होती है। मतलब एक तो ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हो रहा है और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार उत्पन्न हो रहा है, और विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके संचरण की दिशा किधर है? इस दिशा में है, ठीक है? तो जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, इसमें दोनों क्षेत्र उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, और विद्युत चुम्बकीय विकिरण की जो संचरण की दिशा है, वो इन दोनों की क्या होती है? लंबवत होती है, ठीक है? तो ये था अपना विद्युत चुम्बकीय विकिरण से संबंधित कुछ चीजें। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रकृति की बात करते हैं। तो अगर मैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रकृति की बात करूंगा या गुण की बात करूंगा, तो इनके गुणों को हम देखते हैं। गुण, तो इसके गुण के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें परस्पर क्या पाए जाते हैं? लंबवत, लंबवत विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। वह तरंग का संचरण क्या होता है? इन दोनों के ही लंबवत होता है। वह तरंग संचरण की दिशा, वह तरंग संचरण की दिशा इन दोनों के, इन दोनों के लंबवत होती है। वह तरंग संचरण की दिशा इन दोनों की क्या होती है? लंबवत होती है। मैं बोल सकता हूं पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुणों के अंदर, ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है, ये क्या कर सकती है? निर्वात में गति कर सकती है, ठीक है ना? इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बोल सकता हूं विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में, निर्वात में गति कर सकती है, गति कर सकती है। क्यों गति कर सकती है? क्योंकि इनके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इनके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इनके एग्जांपल्स की, तो आपने नाम सुना है एक्स-रे। एक्स-रे इसी का एग्जांपल है। गामा रे, ये भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यूवी रे मतलब पराबैंगनी विकिरणें, ठीक है? दृश्य प्रकाश, ये सब किसके एग्जाम्पल है? विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का एग्जाम्पल है। फिर देखो, ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणें हैं, इनका वेग किसके बराबर होता है? इनका वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूं, इन तरंगों का वेग, इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग, कितना होता है प्रकाश का वेग? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के, प्रकाश के वेग के समान होता है। प्रकाश के वेग के समान होता है, ठीक है? तो ये कुछ चीजें थी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों को प्रदर्शित कर रही है। अब हम देखेंगे कि ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणें हैं, जिनको हमने अभी दर्शाया था एक तरंग के रूप में, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति है ना? इन सब चीजों को अपन पढ़ते हैं, आयाम है। ये क्या होते हैं? इनको हम देखते हैं। तो एक बनाते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण इस तरीके से। मान लो अपनी ये कोई तरंग है, इस तरह से, ठीक है? इस तरंग के अंदर अगर मैं बात करूंगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? ये है अपना श्रृंग।
ठीक है? और ये क्या है? इसको हम बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त। ठीक है? तो ये क्या होगा फिर? ये वाला भी क्या होगा? शृंग होगा। ये वाला भी क्या होगा? गर्त होगा। हम बात करना चाह रहे हैं किसकी? तरंग-दैर्ध्य की। किसकी बात करना चाहते हैं? तरंग-दैर्ध्य की। तो तरंग-दैर्ध्य क्या होता है कि जो शृंग है, ये जो शृंग है, ये और ये वाला शृंग, मतलब 2 क्रमागत जो शृंग है, उनके बीच की जो दूरी होती है, ये कितनी होगी भई? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लैम्ब्डा, तरंग-दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग-दैर्ध्य। मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 क्रमागत शृंगों या गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, वो क्या होती है? तरंग-दैर्ध्य होती है। ठीक है ना? अभी इसको हम गर्त के रूप में भी दर्शा सकते हैं। यहाँ से लेके ये गर्त हो गया, ठीक है? ये गर्त हो गया। तो 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी भी क्या होती है? लैम्ब्डा ही होती है, मतलब तरंग-दैर्ध्य ही होता है। ठीक है? अब देखो हमें पता है कि 2 क्रमागत सुरंगों और गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग-दैर्ध्य। इसका मतलब अगर ये दूरी है, तो दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसकी इकाई की बात करूँगा, तरंग-दैर्ध्य के इकाई की बात करूँगा, तो तरंग-दैर्ध्य की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर, नैनोमीटर और छोटा लेना चाहूँ तो पिकोमीटर, ठीक है? तो इस प्रकार एंगस्ट्रॉम एटसेट्रा ये सारे क्या होते हैं? तरंग-दैर्ध्य की यूनिट्स होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवृत्ति की, ठीक है? एक फर्स्ट हमने देख लिया तरंग-दैर्ध्य, अब हम देखते हैं आवृत्ति, ठीक है? ये क्या होता है आवृत्ति? देखो आवृत्ति क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना? ये अपन तरंग बनाते हैं, ऐसे करके अपनी कोई तरंग है। इसमें अपन ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना? ये कोई एक पॉइंट लिया, ठीक है ना? अब अब तरंग है वो संचरित होगी कुछ इस तरीके से। जब तरंग संचरित होती है, तो 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितनी तरंगें गुजरी? अब तरंग किसको बोलते हैं? एक तरंग किसको बोलते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक चक्कर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरंग बोलते हैं, ठीक है ना? तो पर सेकंड इस एक पॉइंट से, है ना? कोई भी पॉइंट ले लो, किसी भी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। अगर 1 सेकंड में इस पॉइंट से 30 तरंगें निकल रही है, तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 20 और इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इसकी परिभाषा क्या बोल सकता हूँ? इसकी परिभाषा हो जाएगी एक निश्चित बिंदु एक निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड प्रति सेकंड गुजरने वाले गुजरने वाली तरंगों की संख्या तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है, ठीक है? अगर मैं इसकी फॉर्मूला की बात करूं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आवृत्ति को और न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमड़ा, ठीक है? तो न्यू बराबर क्या होगा? न्यू बराबर होगा सी अपॉन लेमड़ा। सी क्या होता है? सी होता है प्रकाश का वेग। सी कहलाता है आपका प्रकाश का वेग। ये हो गया आपका प्रकाश का वेग। लेमड़ा क्या है? लेमड़ा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य, अभी पढ़ा था। लेमड़ा है आपका तरंग दैर्ध्य, ठीक है? तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन लेमड़ा। इसके यूनिट की बात करूं अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, तो यूनिट क्या होता है? भाई प्रति सेकंड गुजरने वाले तरंगों की संख्या। तो इसको हम यूनिट होता है साइकिल पर सेकंड। क्या होता है? साइकिल पर सेकंड। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं सीपीएस, ठीक है? या फिर क्या बोल सकते हैं? देखो प्रकाश का जो वेग है, इसका देखो यूनिट निकालते हैं। न्यू इक्वल टू सी। सी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्योंकि वेग है, वेग क्या होगा? मीटर पर सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स लिख देता हूँ। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य लंबाई है, ये भी किस में होगा? मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल होगा, तो न्यू का यूनिट क्या बच गया? सेकंड इनवर्स, ठीक है? तो साइकिल पर सेकंड बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? हर्ट्ज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हर्ट्ज बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है? इनके यूनिट को निकाला जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हम पॉइंट बात करेंगे थर्ड। थर्ड हम बात करेंगे तरंग संख्या की। किसकी हम बात करेंगे?
तरंग संख्या, तरंग संख्या। तरंग संख्या को हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। ये क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई? सिंपल सा है। 1 सेंटीमीटर लंबाई में उपस्थित जो तरंगों की संख्या है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को हम बोल देते हैं तरंग संख्या। ठीक है, तो परिभाषा लिख देता हूं। 1 सेंटीमीटर लंबाई में 1 सेंटीमीटर लंबाई में उपस्थित उपस्थित तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? तरंग संख्या कहलाती है। रिप्रेजेंट करेंगे न्यू बार से। न्यू बार इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्ब्डा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ टर्म की, आवर्तकाल। आवर्तकाल, ये आवर्तकाल को हम लिखते हैं टाइम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, और ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं? टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये क्या होता है? इसकी परिभाषा है अपने पास में कि किसी बिंदु से, हमने देखा था कि एक पॉइंट से गुजरने वाले तरंगों की संख्या क्या होती है? तरंगों की संख्या आवृत्ति होती है। अब उस तरंग को, किसी एक तरंग को उस पॉइंट से गुजरने में कितना टाइम लगा, वो क्या कहलाता है? उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि बिंदु से किसी बिंदु से तरंग को तरंग को गुजरने में गुजरने में लगा समय क्या कहलाता है? लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति जो होती है, उसका व्युत्क्रम क्या होता है? आवर्तकाल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और अपने को पढ़ना है, आयाम। क्या पढ़ना है? आयाम। एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज होती है? देखो, जैसे मान लो आपके पास में कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना, किस प्रकार से? जैसे मान लो ये तरंग है आपके पास, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें जो सुरंग है ना, इसकी ये जो ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? आयाम। इस गर्त का ये क्या हो जाएगा? आयाम कहलाता है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? ये अपना क्या है? ये है सुरंग। ठीक है ना, सुरंग की ऊंचाई, या फिर क्या बोल सकता हूँ, गर्त की जो ऊंचाई है वही क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। तो डेफिनेशन लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा डेफिनेशन? डेफिनेशन हो जाएगा सुरंग या गर्त की ऊंचाई, गर्त की ऊंचाई क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। आयाम कहलाती है। सुरंग या गर्त की ऊंचाई क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। ठीक है, तो ये बातें थी किसके बारे में? आयाम के बारे में। तो अपने कुछ कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी अभी? अपन ने सबसे पहले पढ़ा था तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? किसी तरंग की संपूर्ण लंबाई, या फिर क्या बोल सकते हैं, दो सुरंगों, दो क्रमागत सुरंगों या क्रमागत गर्तों के बीच की जो लंबाई है या दूरी है, उसी को क्या बोल देते हैं? तरंग दैर्ध्य बोल देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी आवृत्ति। एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले प्रति सेकंड तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। फिर तरंग संख्या, 1 सेंटीमीटर लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? तरंग संख्या। फिर आवर्तकाल क्या होता है? किसी बिंदु से तरंग को गुजरने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल होता है। और फिर आया आयाम। तो सुरंग या गर्त के ऊंचाई, उसको हम क्या बोल देते हैं? आयाम बोल देते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा।
देखो विद्युत चुम्बकीय विकिरण की जो ऊर्जा है, अब आपके पास में वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, वो क्या हुआ है, गति कर रही है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। उस विकिरण अगर वो गति कर रही है तो उसके पास में क्या होगी, ऊर्जा होगी। अब वो ऊर्जा कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, कितनी होती है, वो हम देखते हैं। तो देखो उसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है, क्या है, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। न्यू को अभी हमने लिखा था, न्यू इक्वल टू हमने लिखा था सी अपॉन लेमड़ा, तो एच सी अपॉन लेमड़ा। लेमड़ा को हमने क्या लिखा था, लेमड़ा को अपन 1 अपॉन लेमड़ा को अपन ने लिखा था न्यू बार, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं एच सी 1 अपॉन लेमड़ा की जगह आ गया न्यू बार। तो इस तरीके से विद्युत चुम्बकीय विकिरण के हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, या फिर क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमड़ा, या फिर क्या लिख सकते हैं, एच सी न्यू बार, ठीक है। तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा का सूत्र है। फिर अगर हम H की बात करूंगा यहाँ पे, तो H क्या होता है, प्लांक स्थिरांक होता है, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये अपना है प्लांक कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। ये किसकी वैल्यू होती है, प्लांक स्थिरांक की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में पढ़ा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण कैसे उत्पन्न होती है, अगर कोई त्वरित आवेशित कण है वो अगर गति करेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्पन्न करेगा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण में क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, और विद्युत चुम्बकीय विकिरण की जो संचरण की दिशा है वो किधर होती है, इन दोनों ही क्षेत्रों के लंबवत होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और उसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फिर हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल और ये आयाम वगैरह, ये सब अपन ने देखा। फिर विद्युत चुम्बक विकिरण का ऊर्जा देखा। अब देखो ये तो प्रकाश की कौन सी प्रकृति को शो करता है, तरंग प्रकृति को शो करता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा व्याख्या नहीं कर सकते, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका, जिसको हम प्रकाश की तरंग प्रकृति है उसके द्वारा व्याख्या नहीं कर सकते। तो हम उनकी व्याख्या किसके द्वारा करते हैं, कणीय प्रकृति के द्वारा। हम मानते हैं कि प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है, तो कणीय प्रकृति के द्वारा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव और आदर्श कृष्णिका है उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नोट लिख देता हूं, वो नोट रहेगा अपना, वो नोट है प्रकाश की तरंग प्रकृति निम्न घटनाओं निम्न घटनाओं को नहीं समझा पाती, नहीं समझा पाती है। वो घटनाएं कौन कौन सी है, पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव इसको नहीं समझा सकती। सेकंड, और किसको नहीं समझा सकती, आदर्श कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका विकिरण इसको भी नहीं समझा सकती, ठीक है ना। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति है, इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव और आदर्श कृष्णिका विकिरण को नहीं समझाया जा सकता। तो अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये क्या होता है, देखो प्रकाश की कणीय प्रकृति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें देखो क्या होता है कि अ, अगर आपने मान लो कोई सरफेस लिया एक, ठीक है ना, कोई आपने एक सतह ली, ठीक है ना, धातु की सतह ली ऐसे, ये मान लो आपके पास में कोई धातु की सतह है, ठीक है ना। अब ये धातु कौन सी होनी चाहिए, ऐसी धातु होनी चाहिए जिसके लिए आयनन ऊर्जा का मान क्या है, कम। अब ये आयनन ऊर्जा क्या होती है, अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस आयनन ऊर्जा के कम मान वाली धातु होनी चाहिए,
तो आयनन ऊर्जा की कम मान वाली धातु कौन सी होती है, जो पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलती है, नीचे की तरफ मिलती है, मतलब वर्ग में नीचे की तरफ मिलती है, यानी जिनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अगर साइज बड़ा होगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, दूर रहेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान। तो ऐसी धातु होनी चाहिए जिसका साइज क्या हो, बड़ा हो, और उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो, आसानी से निकले। तो ऐसी धातुओं के लिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कम आयनन ऊर्जा वाली मेटल की कोई प्लेट ली, मेटल प्लेट। ठीक है, कम आयनन ऊर्जा वाली मेटल की प्लेट कौन सी हो सकती है, ये मेटल की प्लेट आप पोटेशियम की ले सकते हो, रुबिडियम की ले सकते हो, और सीजियम की ले सकते हो। ठीक है ना। तो अगर आप इन प्लेट को लेके इसके ऊपर क्या डालोगे, लाइट डालोगे। ठीक है ना, या आपने लाइट डाली, लाइट है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना, उसको हम प्रकाश की कणीय प्रकृति से समझाते हैं। कणीय प्रकृति मतलब ऐसा मानते हैं कि प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना है। उन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन। तो देखो, ये जो लाइट है वो किससे मिलकर बना हुआ, किस तरीके से माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन। ये एक फोटोन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इस प्रकार से पैकेट से मिलके क्या बना होता है, प्रकाश मिलके बना होता है। ठीक है ना। अब मान लो इस एक पैकेट की ऊर्जा ई नोड है, कितनी है, ई नोड, मतलब ई नोड इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू नोड। क्या होगा, एच न्यू नोड। अब ये आप बोलोगे कि सर हमने तो ई इक्वल टू एच न्यू ही पढ़ा था, ये एच न्यू नोड कहाँ से आ गया। देखो न्यू नोड कुछ नहीं है, न्यू ही है, लेकिन एक स्पेशल न्यू है, मतलब एक स्पेशल आवृत्ति है। इसलिए इस न्यू नोड को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। अब आप बोलोगे सर ये क्या आ गया, देहली आवृत्ति। देखो क्या होता है तो ये आवृत्ति ही, लेकिन ये मेटल्स के लिए कुछ आवृत्ति की वैल्यूज फिक्स होती है। ठीक है ना। उससे अगर कम आवृत्ति का प्रकाश आप मेटल की प्लेट के ऊपर डालोगे तो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ठीक है ना। ये जो आप प्रकाश डाल रहे हो ना, इसकी आवृत्ति क्या होना चाहिए, एक फिक्स होती है इसकी आवृत्ति। ठीक है ना। इस फिक्स आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश अगर आप मेटल की प्लेट पे डालोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ठीक है ना। तो अब प्रकाश विद्युत प्रभाव देखो क्या होता है कि अगर आप मेटल की प्लेट के ऊपर क्या डालते हो, क्या डालते हो, प्रकाश डालते हो। ठीक है ना। प्रकाश की डालने पे क्या होगा, होता है, उस मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना। प्रकाश की जो यह घटना है इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोल देते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कुछ नहीं है, मेटल की प्लेट पे क्या डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, जिससे मेटल से क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। लेकिन जो आप प्रकाश डाल रहे हो उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, दैलीय आवृत्ति से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। एक कोई फिक्स आवृत्ति होती है, इस उस फिक्स आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। ठीक है ना। तो वो जो फिक्स आवृत्ति है उस फिक्स आवृत्ति को क्या बोलते हैं, पहली आवृत्ति बोलते हैं। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एच सॉरी न्यू नोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को शॉर्ट में पीईई भी लिख सकता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके लिए शर्त क्या हो जाएगी, पीईई के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए शर्त हो जाएगी, क्या शर्त हो जाएगी कि जो न्यू है, न्यू मतलब प्रकाश की आवृत्ति, ये क्या होना चाहिए, देहली आवृत्ति से ज्यादा होना चाहिए। इससे कम हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। तो न्यू क्या है, न्यू है डाले गए, डाले गए, डाले गए, डाले गए प्रकाश, प्रकाश की आवृत्ति। और न्यू नोड क्या हो जाएगा आपका, न्यू नोड हो जाएगा देहली आवृत्ति। न्यू नोड है हमारा देहली आवृत्ति। तो डाले गए प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा होगी तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी। ठीक है। अब अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव की तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ धातु की, धातु की सतह पर, सतह पर उचित आवृत्ति का, उचित आवृत्ति का
प्रकाश डालने पर, उचित आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कहते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है? तो अब एक देहली आवृत्ति की परिभाषा भी लिख लेते हैं। देहली आवृत्ति अपने को पता ही है कि वह है न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डालने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती। उसी को क्या बोल देते हैं? देहली आवृत्ति, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है ना? हाँ, ये अलग-अलग धातुओं के लिए अलग-अलग होती है। जैसे अगर आप सीजियम के लिए बात करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, रुबिडियम के लिए क्या होगी? अलग होगी, पोटेशियम के लिए क्या होगी? अलग होगी। ठीक है ना? तो अलग-अलग धातुओं के लिए इसका मान क्या होता है? अलग-अलग होता है। ठीक है? तो देहली आवृत्ति के बाद में हम बात करते हैं कि हाँ, एक बात और कि जैसे ही प्रकाश क्या होता है धातु की सतह से टकराता है, धातु की सतह से टकराने के जस्ट बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि प्रकाश टकराएगा, उसके 2 मिनट बाद में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं। जैसे ही प्रकाश क्या होता है? टकराता है, मतलब प्रकाश बोले तो फोटोन बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रकाश छोटे-छोटे पैकेट से मिलकर बना होता है। उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन। मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ही फोटोन क्या होगा? धातु की सतह से टकराएगा, सतह से टकराते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? निष्कासित हो जाता है। अगर उस फोटोन की जो आवृत्ति या प्रकाश की आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति से अधिक है। ठीक है? तो प्रकाश के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के मध्य कोई अंतराल नहीं होता है। ठीक है? हाँ, एक चीज और कि जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश डालोगे, अधिक तीव्रता का मतलब प्रति सेकंड गिरने वाले फोटोनों की संख्या। मतलब मान लो एक प्रकाश तो ऐसा है जिसमें 1 सेकंड में 50 फोटोन गिर रहे हैं और दूसरा प्रकाश ऐसा है जिसमें 1 सेकंड में धातु की सतह पर 100 फोटोन गिर रहे हैं। तो तीव्रता किसकी ज्यादा होगी? जहाँ पे प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या, आपतित फोटोनों की संख्या क्या है? ज्यादा। तो प्रति सेकंड अगर आपतित फोटोनों की संख्या अधिक है तो मैं बोलूंगा वहां तीव्रता भी अधिक है। ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगा कि जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश डालेंगे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी उतनी अधिक उत्सर्जित होंगे, सीधी सी बात है। हाँ, एक चीज ये और कि क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है फोटोन धातु की सतह पे गिरता है, एक फोटोन गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। ठीक है? मैंने वो 50 फोटोन पर सेकंड तीव्रता वाला प्रकाश डाला था, मतलब 1 सेकंड में 50 फोटोन गिर रहे हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है? अगर 1 सेकंड में 100 फोटोन गिरने वाली तीव्रता का प्रकाश है, तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 100 निकलेंगे। तो सीधी-सी बात है, जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश डाला जाएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अधिक निकलेंगे। मैं बोल सकता हूँ धातु की धातु की धातु की सतह पर जितनी अधिक तीव्रता का जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश डाला जाएगा, उतने ही अधिक धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है? तो ये कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बातें थी। अब एक और परिभाषा आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कार्यफलन। ठीक है? इसको ऐसे W नॉट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कार्यफलन क्या होता है? देखो क्या होता है कि
हमें पता है कि ये मान लो धातु की सतह है, ये अपनी धातु की सतह है। इस पे क्या गिरेगा? फोटोन आके गिरेगा, ठीक है ना? तो फोटोन जैसे ही आके गिरता है, फोटोन के पास में क्या होती है? ऊर्जा होती है। वो फोटोन अपनी ऊर्जा किसको देता है? इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है ना? धातु की सतह को देगा। धातु की सतह में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो ऊर्जा ओवरऑल किसको मिल जाती है? इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। जैसे ही फोटोन के द्वारा ऊर्जा किसको मिली? इलेक्ट्रॉन को मिली। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? धातु की सतह से बाहर आता है, ठीक है ना? अब देखो, वो जो फोटोन की ऊर्जा वो 2 काम कर सकती है। क्या कर सकती है? या करती है क्या? कि एक तो क्या काम करती है? फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराया या धातु की सतह से टकराया, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सतह पे लेके आएगा, ठीक है? जैसे मान लो फोटोन था 10 यूनिट ऊर्जा का, ठीक है ना? 10 यूनिट ऊर्जा का फोटोन था। वो क्या हुआ? जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे टकराया, तो इलेक्ट्रॉन को मान लो 5 यूनिट ऊर्जा ही चाहिए सतह पे आने के लिए, ठीक है? तो क्या होगा? 10 यूनिट ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिली, तो 5 यूनिट ऊर्जा तो खर्च हो गई सतह पे आने में। बाकी जो 5 यूनिट ऊर्जा है, टोटल 10 यूनिट मिली थी, बाकी जो 5 यूनिट ऊर्जा है, वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, ठीक है ना? इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा, मतलब उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है ना? तो धातु की सतह तक आने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा चाहिए होती है ना, उसको बोलते हैं कार्यफलन। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं कार्यफलन की। कार्यफलन होता है अपना फोटोन, या यही क्या होता है? प्रकाश। मैं बोल सकता हूँ फोटोन द्वारा धातु सतह को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन धातु सतह पर आ जाए, धातु सतह पर आ जाए, ठीक है ना? क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है, ठीक है ना? अगर मान लो फोटोन के पास ऊर्जा ही कार्यफलन के बराबर थी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सतह सतह तक आएगा, अब उसके पास में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, केवल कार्यफलन के बराबर केवल कार्यफलन के बराबर ऊर्जा देने पर ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? गतिज ऊर्जा शून्य होती है या शून्य रहती है। ये बात किससे रिलेटेड है? कार्यफलन से रिलेटेड है, ठीक है? तो भाई फोटोन जैसे ही क्या होता है? धातु की सतह पे आके गिरता है, तो काम करता है, अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। इससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कार्यफलन के बराबर ऊर्जा लेता है, जिससे वो सतह पे आ जाता है, और बाकी जो फोटोन की ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो 2 काम थे। अब देखो, जैसे मान लो इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, तो एच न्यू इक्वल टू, एच न्यू के पास जो ऊर्जा थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? कार्यफलन प्लस बाकी ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब गतिज ऊर्जा में, ठीक है? एम वी ई लिख देते हैं। वी ई मतलब ये जो वेग है ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का वेग है। तो गतिज ऊर्जा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। तो इसको एच न्यू इक्वल टू, जो डब्ल्यू नोड है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एच न्यू नोड लिख सकता हूँ, प्लस क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, हाफ एम वी स्क्वायर इधर आता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? एच न्यू माइनस एच न्यू नोड लिख सकता हूँ। ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये क्या है? गतिज ऊर्जा। और इसमें से एच कॉमन लेता हूं तो क्या बचता है? न्यू माइनस न्यू नोड बचता है, ठीक है ना? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या लिख सकता हूँ? एच। न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? सी अपॉन लेमड़ा, और न्यू नोड की जगह क्या लिख सकता हूँ? सी अपॉन लेमड़ा नोड, ठीक है? तो इस तरीके से जो गतिज ऊर्जा का सूत्र है वो अपने पास में आ जाता है। तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं कुछ बातें देखूं, एम, ये एम, ये एम क्या है? एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और वी क्या है? वी है इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा।
एम ई और वी को वी लिख देते हैं। तो एम ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और वी क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बातें। तो इसमें आपको मेजर क्या याद रखना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए शर्त क्या होती है कि जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। एक कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन होती है। और एक इसकी एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है ना? तो इतना अपने को इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखना है। एक और टॉपिक था अपना आदर्श कृष्णिका। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ये क्या होता है? आदर्श कृष्णिका। देखो आदर्श कृष्णिका जो है ना, उसको अपने को बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है, बस केवल एक थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। ठीक है ना? अब क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जो सभी तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण और क्या करता हो? उत्सर्जन करता हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? आदर्श कृष्णिका। तो डेफिनेशन लिख देता हूं। ऐसा पदार्थ जो सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरण का अवशोषण या क्या कर सके? उत्सर्जन कर सके, उसको हम क्या बोल देते हैं? आदर्श कृष्णिका बोल देते हैं। बट ऐसा कोई भी पदार्थ संभव नहीं होता है। ठीक है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कोई भी प्रकाश का जो स्रोत है वो आदर्श कृष्णिका की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है कि सभी प्रकार की जो तरंग दैर्ध्य की विकिरण है उनका अवशोषण भी कर ले, उत्सर्जन भी कर दे। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने विद्युत चुंबकीय विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव और आदर्श कृष्णिका के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और उसके बाद में बोहर का मॉडल। ठीक है, तो बोहर मॉडल है उसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।